हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमने शुरू कर रखी है बसंत भाग तीन का ये मैं दूसरा ही अध्याय आप सबके सामने लेकर आई हूँ। बसंत भाग एक और बसंत भाग दो के भी हमने कुछ एक चैप्टर अपने इस एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर करवा रखे हैं। जिस किसी ने भी नहीं देखे हैं वो अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल की एक बार विजिट जरूर करें, प्लेलिस्ट को चेक करें। आपको पीजीटी और टीजीटी एस्टेट का जो हमारा लगभग सिलेबस वहाँ पर संपूर्ण हो चुका है। आप देख सकते हैं काव्य शास्त्र भी मैंने पूरा करवा दिया है, सिर्फ एक टॉपिक रहता है, अव्यक्ति और माध्यम भी वहाँ पर पूरा हो चुका है। तो ये तो स्पेशल वैसे टीजीटी एस्टेट के लिए है हमारी ये स्पेशल। तो टीजीटी वाले भी एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बसंत भाग एक और बसंत भाग दो मैंने अपने वहाँ पर शुरू करवा रखी है। और सिलेबस का जो हिंदी साहित्य के इतिहास वाला जो ए पार्ट है आपका, वो भी मेरे चैनल पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप ज़रूर देखना। अब हम दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं बसंत भाग तीन का, और अध्याय का नाम है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ अगर हिंदी की विधा की दृष्टि से देखें तो ये एक कहानी है, और इसका जो लेखक है वो कामता नाथ है। देखो, एक बार पिछले बार टीजीटी एस्टेट में यहाँ से प्रश्न आया था, कहाँ से पूछा गया था मैं वो भी आपको बताते जाऊंगी साथ साथ। तो इसके जो लेखक हैं वो कामता नाथ है। विधा की दृष्टि से ये एक कहानी है, और पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। और इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। इस पाठ का उद्देश्य है कि आजकल जो शहरीकरण और मशीनीकरण के कारण आजकल क्या हो रहा है, जो गांव में लघु मतलब छोटे कुटीर उद्योग थे वो आजकल खत्म हो गए हैं। तो उस समय क्या थे, छोटे छोटे गांव के लोगों को रोजगार मिलता था, छोटे छोटे उनके अपने उद्योग होते थे। लेकिन आजकल मशीनों ने क्या किया, मशीनों का और शहरीकरण के कारण लोगों का जो उस तरीके के लघु उद्योग थे वो खत्म होते जा रहे हैं। तो ये इस पाठ का बताने का उद्देश्य था। ठीक है। अब इसके हम रीडिंग ले लेते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको सारा बता दिया है। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। इसका पात्र है कहानी का कौन? बदलू। अभी तक एक ही नाम आया है। मुझे अपने मामा लेखक कह रहा है कि मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था बदलू। लेखक कह रहा है कौन? कामतानाथ। क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मोह लेते थे। ये गोलियां किसकी बनी हुई होती थी? लाख की बनी हुई होती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। जैसा कि गांव मतलब आपको याद रखना कि लेखक बदलू को क्या कहता था, तो बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था, ध्यान रखना। और वे लेखक के मामा के गांव का था। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि बदलू किसके पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था, तो वो नीम के वृक्ष के नीचे। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला, सलाख क्या होता है? लकड़ी की जो पतली पतली सलाइयाँ सी होती है ना, वो मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में चार छह विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। बेलन नुमी मुंगेरियाँ मतलब लकड़ी की कोई ऐसी लकड़ी वो होगी मोटी सी, जिसके अंदर चूड़ी बना बना के डालते थे ताकि ये सुकड़े ना। ठीक, कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ा गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता।
तो ये सारी प्रोसेस बता रखी कि चूड़ियाँ किस प्रकार से बनती हैं। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर करता। मचिया क्या होता है? अपनी खाट जिसके 4 पाए होते हैं, बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखता था। देखो इसी तरीके के प्रश्न पूछ लेते कि बदलू किस पर बैठकर अपना काम करता था? मचिए पर बैठकर। बगल में क्या रखा हुआ होता था? हुक्का, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता। बदलू लेखक को क्या कहता था? लल्ला कहा करता, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार की चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। बदलू क्या था? तो आपको बताना है, बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पैसा मतलब पेशा, ये देखो शुद्ध करने में भी पूछा जा सकता है। पैतृक, ठीक है। पैतृक मतलब जो उसके अपने दादा और पिताजी से मिला था, वो पैतृक होता है। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? वस्तु के बदले वस्तु। भाई चूड़ियाँ ले जाओ और उसको जो कुछ जरूरत थी वो उसे दे जाते थे, पैसे नहीं लेता था। और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलो स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे पापा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगना मतलब काफी समय लग गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको उसके लिए पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते सो अलग। तो मतलब विवाह के जोड़े में उसे क्या क्या मिलता था? उसकी घरवाले के सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, और पगड़ी मिलती, रुपए मिलते वो अलग। तो आगे है, ये देखो बैठा हुआ है, ये मचिया पे ये लेखक बैठा हुआ है, ये बदलू बैठा हुआ है। यदि यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। बदलू को किसकी चूड़ियों से चिढ़ थी? कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती, देखो कांच की चूड़ियां किससे बनती? मशीनों से बनती हैं, और जैसे ही मशीनों से चूड़ियां बनती तो उस बेचारे का जो धंधा था वो थोड़ा ठप होता जा रहा था, इसलिए उसे चिढ़ थी। तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता। कुढ़ उठता मतलब चिढ़ता, और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं न, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो ये सारा वर्णन लेखक ने किया है जब वो गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी के घर जाता है, जब वहाँ पर, और एक बदलू नाम का एक आदमी है जो चूड़ियाँ बनाता रहता है, लेखक उसके पास बैठकर आता है। मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह ये था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुत हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता, और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापिस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैंने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्ष के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि ही नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया।
इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं, बिरले ही हाथों में, बिरले मतलब कुछ एक हाथों में ही। मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका। उसका नाम क्या था? मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया, क्योंकि अब जो लेखक था बड़ा हो गया था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। नेक्स्ट है। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया की नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लल्ला, आज सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव। सही बात है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, वह जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों हाथों पर और माथे पर भी नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, असली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। व्यथा मतलब दुख छुपा हुआ है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल कब अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर, मुखातिब मतलब मुंह करके, बोला, माफ करना लल्ला, मुझे आम खिलाना, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो ये फिर से बातें हो रही हैं। सारी बात यही बताई है कि आज के युग में फिर कह रहा कि आम बिना खाए मैं आपको कैसे जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है न काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे न, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रजो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। मतलब उसकी बेटी की कलाइयों पर लाख की चूड़ियां थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो ये किसने लिखा है? कामता नाथ ने। और इसका भावार्थ, इसका उद्देश्य मैं आपको सब पहले ही बता चुकी हूँ। ये कहाँ से आ गया?
अब इसमें से कुछ ये हैं कि ये बदलू की 2 प्रकार की मनोदशाओं का इसमें वर्णन किया गया है। दूसरी, ये तो चलो छोड़ो, मैं ये बताती हूँ आपको। पात्र और भाषा वाली बात कर लेते हैं यहाँ पर। बदलू कहानी की दृष्टि से क्या है, एक पात्र है। भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से बदलू बदलू बताना है आपको। बदलू क्या है, एक पात्र है कहानी की दृष्टि से। और भाषा में अगर बात करें तो बदलू किसी का नाम है, इसलिए ये एक संज्ञा है। और संज्ञा की भी बात करें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जैसे जैसे लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय, ये किसकी हैं, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जाने वाली संज्ञा। और भाववाचक जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार या, आप देखो आपके एस्टेट के पेपर में भाववाचक संज्ञा आती है और उसको बच्चे गलत करते हैं। तो भाव का मतलब यह है कि न तो आपको वहाँ कोई व्यक्ति दिखाई देगा, न उसका आकार, न वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। ठीक है, मतलब उसका भाव होता है। तो ये भाववाचक संज्ञा थी। और ये इसके शब्दार्थ हैं, कोई बच्चा अगर देखना चाहे तो। एक मुंगरी आया था ना, गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने से काम काम आती है। ठीक है, तो ये मुखातिब ये थे सारे। तो कोई खास इसमें और नहीं है, जो था वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। तो ये था हमारी आज की जो पाठ है, लाख की चूड़ियाँ। और आपको दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।